नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और जो सर्दी का माहौल भी चल रहा है, साथ साथ में आपके एग्जाम का माहौल भी चल रहा है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग क्या करो, सर्दी को साइड में रखो। ऐसा मत सोचो सर्दी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई को करना ही करना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको सफलता हासिल होगी। और हर एग्जाम के अंदर आप लोग जो है वो बड़ा या उच्च स्कोर हासिल कर पाओगे। अगर बिना पढ़ाई के आप लोग एग्जाम दोगे तो आप लोगों का भविष्य जो है कि सो जा रहा है। आप लोग देख सकते हो आज क्लास के अंदर अपन जो है साइंस बायोलॉजी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, उसके बारे में अपन आज की क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को जानना और पहचानना जरूरी है कि प्रजनन तंत्र किस प्रकार का सिस्टम होता है। ये हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? लाइफ का एक अभिन्न अंग माना जाता है प्रजनन तंत्र। इससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी फैमिलीज होती है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, उसी के आधार पर अपन लोग जो है आज रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र प्रजनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से देखना। इसकी परिभाषा होती है एक 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 पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संतान की उत्पत्ति करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान की उत्पत्ति करना, यानी एक जब आप लोग देखोगे फैमिली के अंदर यदि नया बालक जन्म लेता है या लड़की जन्म लेती है तो क्या कहलाता है, वो संतान की उत्पत्ति करते हैं। हम संतान की उत्पत्ति करना भी एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है प्रजनन तंत्र। इस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग संपूर्ण जानकारी इस क्लास के माध्यम से समझोगे कि प्रजनन तंत्र के लिए संतान की उत्पत्ति करना, क्या करना, संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाएगा, प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि प्रजनन तंत्र जो है कितने प्रकार का होता है और कितने टाइप्स का होता है। देखो, प्रजनन तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है दोस्तों आप लोगों के अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इंसानों के अंदर जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है। अब लैंगिक जनन के अंदर देखना एक किस में होता है, पुरुषों व महिलाओं में। पुरुषों व महिलाओं में जो है आप लोगों के लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक जनन पाया जाता है तो क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं के अंदर इन प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, या उन्हें अपन कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहेंगे उन्हें, सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो अपन सेक्स ऑर्गन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रजनन तंत्र का, लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखना, लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल। सबसे पहले बात करेंगे अपन लैंगिक जनन के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी पुरुष जनन अंग। पुरुषों के जितने जनन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जनन अंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर पुरुषों के अंदर क्या आता है, तो प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर जो है पुरुषों के अंदर टेस्टिस आता है। क्या आता है, टेस्टिस को आप हिंदी में क्या कहते हो, वर्सन। क्या कहते हो, वर्सन जो है प्राइमरी ऑर्गन्स होता है पुरुष जनन अंग के अंदर। और सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी ऑर्गन्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर देखना एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस को अपन कहते हैं अधिवर्सन। क्या कहेंगे, अधिवर्सन। उसके बाद होती है आप लोगों की स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका। शुक्र नलिका के बाद आप लोगों के क्या होता है, शुक्राशय। क्या होता है आप लोगों के, सेमिनल वेसिकल, इसे अपन कहेंगे सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यानी शुक्राशय। शुक्राशय के बाद होती है आप लोगों की कॉपर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड्स, यानी कॉपर ग्रंथि। क्या कहेंगे, कॉपर ग्रंथि। इन सारे जो ऑर्गन्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स को अपन एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो होते हैं हमारे टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस। इन टेस्टिस के जस्ट ऊपर एपिडाइमस, एपिडिडाइमस पाया जाता है, यानी अधिवर्सन पाया जाता है। इनके जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, अधिवर्सन पाया जाता है, जो टेस्टिस के जस्ट ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से जो है आप लोगों के स्पर्म डक्ट और स्पर्म डक्ट निकलती है। ठीक है, यहां से आप लोगों की स्पर्म डक्ट निकलती है। जो अब देखिए यहां पर जो है आप लोगों के शुक्राशय पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा यहां पर, शुक्राशय। ठीक है, और ये आगे चल के इसे अपन कहेंगे पेनिस। इसे अपन क्या कहेंगे, पेनिस। ठीक है, ये जो होगा आप लोगों के, ये होगा शुक्राशय। और शुक्राशय के जस्ट नीचे कॉपर ग्लैंड्स पाई जाएगी। शुक्राशय के जस्ट नीचे क्या होगी, कॉपर ग्लैंड, यानी अपन कहेंगे कॉपर ग्रंथि। और इसे अपन क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट। ये हो गया आप लोगों के टेस्टिस। टेस्टिस के जस्ट ऊपर होता है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस यानी अधिवर्सन। ठीक है, पेनिस ये हो गया आप लोगों की, ये स्पर्म डक्ट हो गया। ठीक है, इसे आगे भी अपन जोड़ सकते हैं यहां से। ठीक है, तो टेस्टिस, पेनिस, कॉपर ग्रंथि और स्पर्म डक्ट, ये जो डायग्राम है आप लोगों के किसका होगा, पुरुष जननांग अंग का होगा। ठीक है, और बात करते हैं अपन सबसे पहले इसके अंदर टेस्टिस की। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन के अंदर जो टेस्टिस है उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए टेस्टिस जो है वो हमारे शरीर के अंदर एक पैर में पाया जाता है। किसमें, एक पैर यानी
एक जोड़े के रूप में पाया जाता है, एक जोड़े के रूप में पाया जाता है। जोड़े के रूप में मतलब क्या होता है, कोई भी जब ऑर्गन्स दो होता है तो उसे कहते हैं अपन वन पेयर के अंदर, यानी एक जोड़े के रूप में पाया जाता है टेस्टिस जो होता है। ठीक है, बात करते हैं टेस्टिस किसके अंदर मौजूद होता है। तो देखना, ये टेस्टिस जो है, वर्सन जो है आप लोगों के सेक्रोटम यानी आप लोगों के वर्सन कोश के अंदर मौजूद होता है। सेक्रोटम या वर्सन कोश के अंदर वर्सन जो मौजूद होता है, वर्सन कोश के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपन वर्सन कोश की। वर्सन कोश के अंदर, वर्सन कोश में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो याद रखना, इसके अंदर डर्टोस मांसपेशियां पाई जाती है। अब ये डर्टोस मांसपेशियां आप लोग पूछोगे कि सर वर्सन कोश के अंदर, सेक्रोटम के अंदर मांसपेशियां क्यों पाई जाती है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियां क्या करती है, फैलाव और सिकुड़न। मतलब हमारा जो टेस्टिस होता है, आप लोगों को पता है टेस्टिस जो है पूरा टेम्परेचर पर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है, टेम्परेचर पर आधारित होता है। अगर टेस्टिस को बराबर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है तो टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाता है। तो स्पर्म का निर्माण करने के लिए क्या होता है, डर्टोस मांसपेशी जो है सेक्रोटम यानी वर्सन कोश के अंदर पाई जाएगी। तो वर्सन कोश के अंदर पाई जाएगी तो फैलाव और सिकुड़न में कौन से समय में होता है। तो याद रखना, फैलाव कब होता है, तो याद रखना फैलाव जो है वो आप लोगों के गर्मियों के अंदर होता है। किसमें होता है, गर्मियों में क्या होगा, टेस्टिस का फैलाव होता है, यानी समर में क्या होता है, बॉडी का लैंग्वेज भी आप लोगों को पता है ज्यादा होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी ज्यादा। और जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस बाहर की ओर फैलना स्टार्ट होगा ताकि उसको थोड़ी सी जो टेम्परेचर कम है वो मिल पाए। और सिकुड़न कब होता है, तो ध्यान देना, ये होता है आप लोगों के विंटर में। कब होता है, विंटर में, यानी सर्दियों के दिनों में जो टेस्टिस होता है वो सिकुड़ता है। सर्दियों में क्या होगा, टेस्टिस सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा, इसका भी रीजन है। सर्दियों में अंदर क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। बाहर का टेम्परेचर जो है वो आप लोग देखते हो माइनस में डिग्री में चलता है, 1 से 5 डिग्री जो है नॉर्मल अपन राजस्थान के अंदर 1 से 5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है सर्दियों के दिनों में हाईएस्ट। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बाहर का जब वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ठंडा रहेगा, तो उस समय जो स्पर्म है वो स्पर्म ठंडे वातावरण के अंदर टेस्टिस के अंदर नहीं बन पाते हैं। तो टेस्टिस क्या करता है कि सिकुड़ता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर की ओर ये सिकुड़ता है ताकि इसको पता है कि शरीर का टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई रहता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई यानी गर्म रहता है। तो सिकुड़ेगा इसलिए क्योंकि सिकुड़ते हुए हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ओर आकर्षित होगा और इसको अगर हीट मिलेगी तो स्पर्म आसानी से निर्माण कर पाएगा। तो डर्टोस मांसपेशी पाई, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि टेस्टिस को सिकुड़ना और टेस्टिस को फैलाने का काम कौन सा मसल्स या कौन सी मांसपेशी करती है। तो आप लोग बता सकते हो डर्टोस मांसपेशी जो है टेस्टिस का फैलाव और सिकुड़ने का काम करती है। देखो इस भी सवाल बनता है कि फैलाव कब होता है और सिकुड़न कब होता है। तो फैलाव जो है गर्मियों के दिनों में फैलाव होता है और सिकुड़न जो है आप लोग देखोगे विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में जो है टेस्टिस सिकुड़ता है। ठीक है, ये अपने बात की सारी किसकी, टेस्टिस की। अब इसके आगे बात करते हैं अपन, टेस्टिस जो है इसमें डर्टोस मांसपेशी पाई जाएगी जो फैलाव और सिकुड़न का कार्य करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर जो वर्सन के अंदर और क्या होता है। तो इसके अंदर देखना स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण
होता है। अब स्पर्म क्या होता है देखना, स्पर्म जो है आप लोग देखोगे कि एक बार में एक सीमेन को हिंदी में कहा जाता है वीर्य। क्या कहा जाता है? वीर्य। एक बार में एक सीमेन जो है वो प्रवाह होता है, एक सीमेन एक वीर्य प्रवाह होता है, जिसकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी कितनी होती है? 3 मिलीलीटर या 3 ml की जो इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। तो स्पर्म क्या होता है? जो वीर्य 3 ml प्रवाह हुआ है, जो प्रभावित हुआ है हमारी बॉडी से, उस 3 ml वीर्य के अंदर स्पर्म की संख्या दोस्तों आप मानोगे नहीं, लेकिन 3 मिलियंस होती है। 3 मिलियंस का मतलब होता है 30 लाख। कितनी? 30 लाख जो है 3 ml वीर्य के अंदर 30 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। कितने लाख? 30 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। तो एक सीमेन के अंदर, सीमेन यानी वीर्य, जो टेस्टिस का काम क्या है? वीर्य को प्रवाहित करवाना किसका काम होता है? हम लोगों के टेस्टिस का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, ये प्राइमरी की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस मतलब अधिवर्षण। अधिवर्षण क्या करता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म को वर्षण से शुक्र नलिका या स्पर्म डक्ट में प्रवाहित करवाता है। देखो, एपिडिडाइमस यानी अधिवर्षण का क्या काम होता है? अधिवर्षण क्या करता है? जो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बने, उस स्पर्म को अधिवर्षण क्या करता है? हमारे शुक्र नलिकाओं के अंदर पहुंचाता है। स्पर्म डक्ट के अंदर लाने का काम कौन करता है? अधिवर्षण या एपिडिडाइमस करता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिवर्षण का कार्य निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन के अंदर यदि ये दिया हुआ हो कि स्पर्म को शुक्र टेस्टिस से वर्षण से शुक्र नलिका तक पहुंचाना किसका काम होता है? आप लोग मानोगे अधिवर्षण का काम होता है। ठीक है, अधिवर्षण के बाद बात करते हैं अपन सेमिनल वेसिकल की, यानी शुक्राशय की। किसकी बात करते हैं अपन? शुक्राशय। तो देखिए शुक्राशय क्या करता है? ये स्पर्म यानी शुक्राणुओं का, आप इसमें हिंदी में लिखो, शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखता है। यानी जो स्पर्म होता है, इस शुक्राशय क्या करता है? इस शुक्राशय क्या करता है? जो स्पर्म है उस स्पर्म को इकट्ठा करके हुए रखता है, यानी भंडार कोष होता है, स्टोर रूम होता है। किसका स्टोर रूम होता है? हमारे स्पर्म का स्टोर रूम कहा जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हो, शुक्राशय क्या है? हमारे स्पर्म का स्टोर रूम होता है शुक्राशय। ठीक है, जो शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखने का काम करता है। उसके बाद अपन देखते हैं कॉपर ग्लैंड्स। शुक्राशय के बाद बात करते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि आपने डायग्राम देखी होगी, जो शुक्राशय के जस्ट नीचे जो ब्लैक होती है वो कॉपर ग्रंथि, जो ब्लैक मैंने मार्क करके जो कॉपर ग्रंथि होगी। कॉपर ग्रंथि क्या करती है? ल्यूब्रिकेंट यानी तरल पदार्थ का सीक्रेशन करती है। अब ये तरल पदार्थ का सीक्रेशन कब करेगी? तो याद रखना, तरल पदार्थ का सीक्रेशन करती है ये सेक्स करते समय या संभोग करते
समय। एग्जाम में सवाल बनता है कॉपर ग्रंथि से। कॉपर ग्रंथि जो है क्या करती है, तो याद रखना कॉपर ग्रंथि जो है वो सेक्स या संभोग करते समय तरल पदार्थ का एक चिकना सा पदार्थ होता है जिसे ल्यूब्रिकेंट कहा जाता है, ल्यूब्रिकेंट का सीक्रेशन करती है। कौन सी ग्रैंड? कॉपर ग्रंथि। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन थे उस मेल सेक्स ऑर्गन को अपन अच्छी प्रकार से समझाए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपन फीमेल सेक्स ऑर्गन की। किसकी? फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इतना एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है और बिल्कुल आसान है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ध्यान से देखना। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसके अंदर क्या होगा आप लोगों के, सबसे पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, यानी महिलाएं जनन अंग, महिलाओं के जनन अंग लिख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के जनन अंग, महिलाओं के जनन अंग में देखना सबसे पहले इसका प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो कौन सा होता है आप लोगों के? ओवेरी होता है। क्या होता है? ओवेरी यानी अंडाणु। ओवेरी यानी अंडाणु जो होता है वो आप लोगों के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। महिलाओं के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवेरी यानी अंडाणु। तो इस प्रकार से दो अंडाणु जो है महिलाओं के शरीर के अंदर यहां पर मौजूद होंगी। कहां पर? यहां पर, ठीक है। अब यहां से जो है डायग्राम को अच्छी प्रकार से देखना। यहां पर जो ये है फैलोपियन ट्यूब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ओवेरी यानी अंडाणु, ठीक है। और ये जो है यूटेरस कहलाएगा, यूटेरस यानी गर्भाशय, यूटेरस यानी गर्भाशय, ठीक है। ये ओवेरी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, यानी युग्मनज का निर्माण जो होता है गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर होती है अंडवाहिकी या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी बोल सकते हैं। ये भी आप लोगों का अंडाणु है और ये कहलाएगी आप लोगों की क्या? योनि। क्या कहलाएगी? महिलाओं के अंदर ये वाला जो भाग होगा वो योनि कहलाएगी, ठीक है। अब देखना इसके सारे भाग पढ़ने की अपन को आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का सेक्स ऑर्गन जो अंडाणु होता है, अब देखना ये अंडाणु क्या करता है? अंडाणु और स्पर्म मिलकर, अंडाणु और स्पर्म मिलकर, ध्यान से देखना, अंडाणु और स्पर्म मिलकर जो है वो निषेचन करते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी निषेचन करते हैं। तो अंडाणु महिलाओं के अंडाणु और पुरुषों के स्पर्म यानी शुक्राणु मिलकर निषेचन का कार्य करेंगे। कहां पर कार्य होगा? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये कार्य होगा। निषेचन करते हैं तो उसमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, इसे बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाणु और स्पर्म मिलकर क्या करेंगे? निषेचन यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंडाणु यहाँ पर होगा आप लोगों के, और जो गर्भाशय है इसके अंदर जब आप लोगों के युग्मनज का निर्माण होगा तो वो युग्मनज जाइगोट जो है गर्भाशय के अंदर धीरे धीरे क्या होगा?
अपना विकास का कार्य स्टार्ट करेगा। और विकास जो है आप लोगों के लगभग 9 से 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्यों हो जाते हैं, 9 मंथ जो है इसका टाइम पीरियड होता है। इसका युग्मनज का पूरी प्रकार से जो विकसित होने का टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ रखा जाता है, यानी 9 मंथ तो उसमें लगते ही लगते। ठीक है, तो अंडाणु और स्पर्म जो मिलकर है निषेचन या फर्टिलाइजेशन का कार्य करेंगे। अब देखना इसके जो सारे नाम से वो यहीं समझा देता हूं मैं। अंडाणु होगा, तो अंडाणु से जो है अंडवाहिका द्वारा जो स्पर्म और जो जाइगोट है, स्पर्म और अंडवाहिका का जो मेल है वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन का कार्य स्टार्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक जाइगोट का निर्माण होगा। जो जाइगोट जो है हमारे गर्भाशय के अंदर जो है विकास विकसित होने का कार्य पूरा करेगा और योनि के माध्यम से जो है वो बेबी क्या करता है, जन्म लेता है। बेबी क्या करेगा, जन्म लेगा। 9 मंथ इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो महिलाओं के जन्म के अंदर इतना ही पढ़ना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ओवरी पढ़नी है, और जो सेकेंडरी होता है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है यूटेरस। यूटेरस यानी गर्भाशय। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे योनि और अंड वाहिनी। क्या पढ़ोगे, अंड वाहिनी। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर इतना ही आप लोगों को याद रखना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो हमारे देश के अंदर जो चीज अभी लेटेस्ट के अंदर चल रही थी, यानी क्या कहेंगे, तो सेरोगेसी। क्या कहेंगे, सेरोगेसी। उसको ऊपर बैन किया है, तो आप लोगों को मैं सेरोगेसी और जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। तो देखना सेरोगेसी क्या होती है। सेरोगेसी क्या होती है, अब ध्यान से देखिएगा सेरोगेसी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो कपल्स वेरी बिजी होते हैं, जो कपल्स क्या होते हैं, वेरी बिजी होते हैं, वो क्या कहते हैं, बेबी बॉर्न करने में टाइम नहीं निकाल सकते। मतलब उनकी जो महिलाएं होती है, महिलाएं बच्चे को अपने भ्रूण में 9 मंथ रखने में यदि सक्षम नहीं है, तो क्या होता है कि सेरोगेसी क्या होती है। देखो, जो कपल्स वेरी बिजी होते हैं, यानी जो कपल्स जो होते हैं, जो जोड़ा होता है शादी किया हुआ नया, वो वेरी बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे को यानी अपनी संतान को आगे बढ़ाने का। जो महिलाएं बच्चे को अपने भ्रूण में 9 मंथ रखने में सक्षम नहीं होती, तो क्या होता है उनके अंदर कि वो सेरोगेसी के माध्यम से अपनी संतान को उत्पन्न करा सकते हैं और खुद माता पिता बन सकते हैं। खुद क्या करेंगे, माता पिता बन सकते हैं। किसके माध्यम से, सेरोगेसी मदर के माध्यम से। सेरोगेसी क्या होती है, सेरोगेसी एक थर्ड पर्सन होता है। सेरोगेसी क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है जिसका यूटेरस यानी गर्भाशय जो है वो रेंट पर लिया जाता है, यानी किराए पर लिया जाता है। अब देखना सेरोगेसी में होता क्या है, अच्छी प्रकार से समझना है। आजकल एक टॉपिक जो ज्यादा चल रहा है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सेरोगेसी में अंदर जो महिलाएं बिजी होती है, अपने बच्चे को भ्रूण में रखने में सक्षम नहीं है, उनको माता पिता बनना है भाई। अब माता पिता नहीं बनेंगे तो उनका जो संतान है, जो पीढ़ी उनकी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस कारण क्या होता है कि माता क्या करती है, अपना अंडाणु और पिता क्या करता है, अपना शुक्राणु।
पिता अपना शुक्राणु या स्पर्म, माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु जो है वो मिलकर तीसरा पर्सन कौन होती है? महिलाएं होगी, कभी पुरुष नहीं होगा। ये कौन होगी? एक महिला होगी ये, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई महिलाओं के अंदर ही तो यूटेरस यानी गर्भाशय पाया जाएगा, तो तीसरा पर्सन हमेशा कौन होगी? महिला होगी। तो अगर किसी कपल को संतान उत्पन्न करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेगा? इस पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म निकालकर, माता का अंडाणु निकालकर, इन दोनों का जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, जो युग्मनज या जाइगोट जो होता है, उस जाइगोट को थर्ड पर्सन के अंदर या तीसरी महिला के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है। कुछ इक्विपमेंट्स के द्वारा इसके अंदर महिला के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और अब ये महिला क्या करेगी? इसकी महिला के गर्भाशय के अंदर 9 मंथ तक किस बच्चे का विकास होगा? इन दोनों माता पिता का जो बच्चा होगा, जो संतान होगी, इसका विकास इस महिला के पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक इसका विकास चलेगा। और 9 महीने बाद संतान उत्पन्न होते ही ये महिला जो है, न्यू बेबी है, वो न्यू बेबी इन दोनों माता पिता को सुपुर्द कर देती है। तो इस महिला को क्या बेनिफिट होता है? ध्यान रखना, हमारे भारत देश के अंदर इस महिलाओं को या यूटेरस रेंट किराए पर, या जो सेरोगेसी वुमेन्स होती है उनको अपनी यूटेरस रेंट पे देने का 5 से 10 लाख रुपए अमाउंट दिया जाता है। 5 से 10 लाख रुपए अमाउंट दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ओनली एंड ओनली फॉर यूटेरस को किराए पर देने के लिए। तो देखना, जब भारत के अंदर ये ट्रेंड चला, तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो सबसे ज्यादा जो है गुजरात राज्य प्रभावित हुआ। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। गुजरात राज्य के अंदर महिलाएं जो है यूटेरस को रेंट पर देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में तैयार होने लगी। और ये बात चली गई कहां पर? विदेशी देशों के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर ये बात चली गई। तो क्या हुआ? जापान और ब्रिटेन के लोग, आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है वहां पर, और जापान और ब्रिटेन के लोग ज्यादा बिजी होते, उनको अपनी संतान उत्पन्न करने का समय नहीं होता है। तो उनको पता चला कि इंडिया के अंदर गुजरात स्टेट के अंदर महिलाएं जो है अपना यूटेरस किराए पर देना या सेरोगेसी वुमेन्स यहाँ पर मिलती है। तो क्या हुआ? जापान का एक जोड़ा गुजरात के अंदर आया, महिला का यूटेरस किराए पर लिया और अपने संतान को उत्पन्न कराकर वापस 9 महीने बाद संतान को उत्पन्न कराकर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड ज्यादा चला। तो क्या हुआ कि हमारे सामने कुछ इसके दुष्प्रभाव सामने दिखे। दुष्प्रभाव का मतलब क्या है कि जापान के अंदर का एक केस आया। केस क्या आया कि उसने इस महिला का यूटेरस किराए पर लिया और 5 से 10 लाख का जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के ऊपर किराए पर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो इस महिला के शरीर के अंदर एक साथ ट्विंस जन्म लिए। कितने? 2 बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चों का जन्म हुआ, यानी एक साथ 2 बच्चों का जन्म हुआ। किससे? अंडाणु से और शुक्राणु से मिलकर जो यूटेरस किराए पर लिया था जापानीज ने, उस जापानीज से थर्ड पर्सन के अंदर जो 2 बच्चों का एक साथ जन्म और ट्विंस का जन्म हुआ। तो अब एग्रीमेंट क्या था? एक बच्चे का जन्म हो, एक बच्चा हम लेके जाएंगे और आपको 5 से 10 लाख रुपए देंगे। तो अब क्या हुआ? 2 बच्चों का जन्म हो गया। तो जापानीज जो थे, दोनों हस्बैंड और वाइफ कपल, जापानीज कपल थे, उसने 2 बच्चों में से ओनली फॉर एक बच्चा ही एक्सपेक्ट किया और उसको अपने साथ जापान में ले गए और एक बच्चे का ही किराया दिया। महिला ने जो डिमांड की थी कि आपके 2 बच्चे जन्मे हैं तो आप मेरे को 10 से जो अमाउंट है उसको 2 बच्चों की तुलना में दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला हम आपको अमाउंट भी एक का बच्चे का देंगे और हम साथ में भी एक बच्चा ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमने एग्रीमेंट एक बच्चे का ही करवाया था। अब 2 बच्चे हो गए तो एक बच्चा जब भारत में रहता है तो भारत में रहेगा तो उसको सिटीजनशिप जो है, भारत की नागरिकता है, नागरिकता देने के अंदर सरकार ने मना कर दिया कि ये जापान के कपल का
बच्चा है इसे हम भारत की नागरिकता किस प्रकार से दे सकते हैं, तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया था। तो इस प्रकार के जो केस है वो हमारे गुजरात राज्य के अंदर बने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एक ब्रिटेन का भी केस हमारे भारत के अंदर आया था। क्या हुआ, गुजरात के अंदर ब्रिटेन का जो कपल्स था उसने यूट्रस रेंट पे ली और अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए बोला, लेकिन जब क्या हुआ कि आपस के अंदर तालमेल नहीं बैठने से माता पिता के अंदर क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। माता पिता के अंदर ब्रिटेन के अंदर ही ब्रेकअप हो गया और बच्चे ने जन्म ले लिया यहाँ पर 9 महीने बाद। तो अब माता बोल रही है इस बच्चे के पिता आप हो, आप उसे लेकर आओ, और पिता बोले मैं नहीं रखूंगा उसे, आपके पास रखो। तो दोनों में से किसी ने ही बच्चे को एक्सपेक्ट नहीं किया और वो बच्चा भारत के गुजरात राज्य में था और सरकार ने उनको नागरिक देने से मना कर दिया था। इसके बाद हमारे हाईकोर्ट ने, कोर्ट है सरकार का जो कोर्ट है, उसने क्या किया, सेरोगेसी के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि यानी आप लोग जो है बाहर के विदेशी कंट्रीज जितने भी कपल्स आएंगे वो हमारे भारत देश के अंदर यूटेरस गैप पर नहीं ले सकते हैं। पूर्ण प्रकार से बैन नहीं लगाया, लेकिन जितनी प्रकार से बैन लगाया वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें सख्ती नहीं बरती गई है। यानी आप लोगों ने देखा होगा शाहरुख खान का जो तीसरा पुत्र होता है, इब्राहिम वगैरह कुछ नाम है उसका, तो इब्राहिम वगैरह जो नाम है वो सेरोगेसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ होता है। यानी शाहरुख खान भी जो है वो तीसरे बच्चे को प्राप्त किसके माध्यम से करता है, सरोगेट मदर के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी आप कहोगे सर आपने तो बोला बैन लगा दे, लेकिन शाहरुख खान ने तो अपने बच्चे को जन्माया है सरोगेट मदर के द्वारा। तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के निर्देश के द्वारा ये बताया गया था कि आप यदि सरोगेट मदर बनाते हो तो वो सरोगेट मदर जो है आपकी फैमिली की हिस्सा होना चाहिए, या फिर आप उस थर्ड पर्सन से 10 या 15 साल से वाकिफ हो, आप उसे मिल सकते हो, या आपके रिलेशन के अंदर ही वो थर्ड पर्सन या थर्ड सरोगेट मदर जो है वो मिलनी चाहिए। आपके रिलेशन के अंदर आप लोग यदि किसी महिलाओं को सरोगेट मदर बनाते हो तो आप बना सकते हो, ताकि क्या है भाई, अब अपनी ठाया बात तो कि अगर आप परिवार बनाने के लिए सरोगेट मदर बनावा तो આપણે ચાહે બ્રેકઅપ હોવા ચાહે તલાક હોવા તો આપણે જાણે તો વાકई के लिए अपना बच्चा ने अपना कने छोड़ने जा सके, माटा नहीं छोड़ने जा सके कि भाई थारा टाबर है थोड़े राख। क्यों, क्योंकि वो अपन को जान पहचान की है, अपन को जान पहचान रखती है। तो सरकार ने स्पष्ट बताया है कि आप लोग जो है रिलेशन के अंदर ही आप लोग जो है सरोगेट मदर बना सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इसका थोड़ा ज्यादा आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। अब अपन बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन फिर भी जो चैप्टर है उस चैप्टर को सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा अपन को, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझते हुए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। अपन बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इसमें भी एक कपल्स होता है, इसमें भी एक कपल्स यानी एक जोड़ा होता है माता पिता का, एक माता और पिता का जो जोड़ा होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी माता पिता का जोड़ा होता है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है कि जब माता का भ्रूण सही प्रकार से माता का देखना माता का भ्रूण सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, उस समय क्या होता है कि पिता के स्पर्म और माता के जो ओवम होते हैं, जो ओवम यानी अंडाणु होते हैं, पिता के स्पर्म और माता के अंडाणु को एक ट्यूब के अंदर डाला जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। इस ट्यूब के माध्यम से जो है वो
गर्भाशय तक स्पर्म और अंडाणु का जो निषेचन होगा, उस निषेचन से आपको पता है युग्मनज का निर्माण होगा, यानी जाइगोट का निर्माण होगा। इस जाइगोट को एक ट्यूब के माध्यम से जो है वो बेबी के जो माता होती है, माता के गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। तो इससे ही नाम दिया गया है इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बेबी को जन्म देना ही क्या कराएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितने भी थोड़ा बहुत टॉपिक था उसके ऊपर अपने चर्चा की। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के माध्यम से नहीं, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत कम बनते, लेकिन आपको पर्सनली नॉलेज के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि इस क्लास को देखना नहीं भूले और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आप लोगों को पता है सर्दी का सीजन चल रहा है, एग्जाम्स भी आपके लोगों के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, आपको तगड़ी मेहनत करनी है, सफलता आपको हासिल करनी ही करनी है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी सर्दी पड़े, कितने भी आप लोगों के विकट परिस्थिति उसके अंदर भी आप लोगों को पढ़ाई निरंतर करनी है और जीआर स्टडी हब के साथ जुड़े हुए रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का। नए साल आने वाला है, आप लोगों को अभी से मैं स्वागत अभिनंदन कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।